वहीं सीन दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाता है। गाओवेन आखिरकार अपना टेंशन निकाल लेती है। इस मुलाकात ने उसे परेशान कर दिया, खासकर सीधी टक्कर और जिस आसानी से हीरो ने सबके सामने जियांग ली को एक्सपोज किया। गाओवेन को बदले की कार्रवाई और आगे दखल की संभावना की चिंता होती है। हालांकि जेम्स शांत रहता है। वो मानता है कि उसने हर नतीजे का अंदाजा नहीं लगाया था और ज्यादातर अपने मन की आवाज पर काम किया, अपने फैसले पर भरोसा किया। उसकी चिंता देखकर जेम्स उसे यकीन दिलाता है कि वो बिना सोचे समझे काम नहीं कर रहा है। वहीं सेक्रेटरी उन्हें दूर से देखती है। वो उनके शांत स्वभाव को ध्यान से देखती है। वो दी गई जानकारी और हीरो के दिखाए गए कॉन्फिडेंस में तालमेल नहीं बिठा पाती है और उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती जाती है, क्योंकि वो दीवार पर अपनी मुट्ठी भींच लेती है। चुपचाप कसम खाती है कि जब वो हार जाएगा तो वो अपना गर्व वापस पालेगी। वहीं सीन ऑक्शन के दिन पर आ जाता है। ऑक्शन हॉल के अंदर जियांग ली जाने पहचाने चेहरों से घिरा हुआ खड़ा है। उसे बधाई और तारीफें आसानी से मिल रही हैं, जिससे उसका रुतबा और असर और मजबूत हो रहा है। चर्चा का सेंटर एक रेयर जेट पीस है और कई लोग मानते हैं कि जियांग ली बिना किसी विरोध के इसे ले लेंगे। उनकी सेक्रेटरीज पास ही रहती हैं। वो पिछली लड़ाई से अभी भी साफ तौर पर नाराज हैं। वो नीलामी शुरू होने से पहले ही हीरो को बेइज्जत करने के बारे में सोचती हैं, लेकिन जियांग ली इस आइडिया को मना कर देता है। वो एक साफ पब्लिक जीत चाहता है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश ना हो और बिना किसी छिपे हुए तरीके का इस्तेमाल किए उनका दबदबा मजबूत हो। बातचीत आगे बढ़ने से पहले ही जेम्स बिना किसी फंक्शन के उनके पास आ जाता है। उसके आने से आसपास के लोग चौंक जाते हैं, खासकर वो सेक्रेटरी जिसने उसे आते हुए नहीं देखा था। उसकी मौजूदगी तुरंत माहौल बिगाड़ देती है, जिससे ध्यान और बेचैनी दोनों बराबर हो जाते हैं। वहीं हीरो शांत और हल्का फुल्का मजाक में रहता है, बिना किसी गुस्से के सिचुएशन को हैंडल करता है। सेक्रेटरी के साथ उसकी जान पहचान और पिछली घटनाओं को आसानी से मानना ये साफ करता है कि वो ना तो डरा हुआ है और ना ही झगड़े से बच रहा है। जिस पर सेक्रेटरी खुले गुस्से से जवाब देती है, लेकिन जियांग ली बीच में आता है और उसे तहजीब की एक हल्की सी याद दिलाकर रोक देता है। फिर वो अपना पूरा ध्यान जेम्स की तरफ कर लेता है और विनम्र और शांत व्यवहार बनाए रखता है। बातचीत दोनों आदमियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ खत्म होती है, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता है। उनके बीच का तनाव अनकहा रहता है, लेकिन साफ दिखता है, जो नीलामी में होने वाली चीजों के लिए माहौल तैयार करता है। सीन नीलामी के स्टेज पर आता है, जब एक औरत बीच में माइक्रोफोन की तरफ आती है। वो ऑडियंस का अभिवादन करती है और इवेंट की थीम बताती है, ये समझाते हुए कि नीलामी खूबसूरत पहाड़ों और नदियों पर केंद्रित है। वो ये भी कहती है कि ज्यादातर कमाई चैरिटी के कामों के लिए दी जाएगी, खासकर दुनिया भर के जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए। जब वो वहां मौजूद जाने पहचाने चेहरों को देखती है तो उसकी नजर हॉल में घूमती है और वो मानती है कि कई पुराने पार्टिसिपेंट एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। फॉर्मल ओपनिंग के हिस्से के तौर पर कैमरा कुछ देर के लिए कई जाने माने अटेंडीज पर जाता है। पहले देश उह से एडवर्ड को दिखाया जाता है, उसके बाद दूसरे इलाके से कैटरीना को, फिर फोकस भारत से बाशा और उसके बाद जापान से यूमी फुजा पर जाता है। फिर अनाउंसर जियांग ली को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हाईलाइट करती है और उन्हें खास पहचान देती है। उसके बाद वो एक नए पार्टिसिपेंट की तरफ ध्यान देती है और जेम्स का नाम लेकर इंट्रोडक्शन देती है। इस इंट्रोडक्शन से ऑडियंस में हल्की हलचल मच जाती है, क्योंकि कुछ लोग चुपचाप उनके बैकग्राउंड का अंदाजा लगाने लगते हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन दिखाते हैं, उन्हें जेम्स परिवार का कोई बड़ा यंग मास्टर याद नहीं आ रहा था जिसका नाम उस नाम का हो, जबकि दूसरे मानते हैं कि ऐसे मौके पर आने के लिए उनका अभी भी काफी असर होगा। कैमरा सीटिंग एरिया पर शिफ्ट हो जाता है, जिसमें बगल में बैठा हीरो दिखाता है कि कैसे वो शांति से स्टेज और आगे की कार्रवाई दोनों देख रहा है। इंट्रोडक्शन पूरा होने के साथ ऑक्शन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। जियांग ली की सेक्रेटरी उनकी तरफ झुकती है। ये पक्का कर चुकी है कि कई कॉम्पिटिटर का हिसाब हो चुका है और बाकी बिडर्स के पास सीरियस चैलेंज देने के लिए काफी फंड नहीं है। उसके नजरिए से नतीजा पक्का लगता है। हालांकि जियांग ली शांत रहता है, वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता और इसके बजाय अपना ध्यान बड़ी सिचुएशन पर फोकस करता है। इस दिन को एक साधारण जीत से कहीं ज्यादा कुछ पाने के मौके के तौर पर देखता है। वहीं स्टेज पर अनाउंसर पहली चीज पेश करती है। ये सॉन्ग डायनेस्टी की एक पेंटिंग है, जिसका टाइटल द फीनिक्स कम्स एंड सिंग्स है और जिसकी शुरुआती कीमत साफ साफ बताई गई है। बोली तुरंत शुरू होती है और कैटरीना पहली बोली लगाती है। जैसे जैसे बोली आगे बढ़ती है, हीरो गाओवेन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वो पेंडेंट तुम्हें अच्छा लगा, जिससे उनके बीच एक शांत पल आ जाता है। जेम्स कहता है कि ये पेंडेंट तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और इससे पहले कि बातचीत और बढ़ पाती, जेम्स अपना हाथ उठाता है और 3 मिलियन की बोली लगाता है, जिससे हॉल का माहौल तुरंत बदल जाता है। जिस पर गाओवेन चिंता से रिएक्ट करती है और उसे उनके असली मकसद की याद दिलाती है और कंट्रोल रखने को कहती है। इसके बावजूद जेम्स का एक्सप्रेशन वैसा ही रहता है। उसके लिए कोई भी चीज जिसे नेशनल ट्रेजर माना जाता है, देश की कल्चरल हेरिटेज के हिस्से के तौर पर उसकी अपनी वैल्यू होती है और अगर वो सुंदर है तो उसे हासिल किया जाना चाहिए। जैसे जैसे बोली जारी रहती है, उसके विचार स्थिर रहते हैं। जिन चीजों का उसने पहले ऑक्शन किया था वे सिर्फ ज्यादा दौलत पाने की सीढ़ी थी। जरूरत पड़ने पर पक्का इरादा करके खर्च करने के इरादे के बिना आगे फायदा होना नामुमकिन था। जिस पर गाओवेन हिचकिचाती है, क्योंकि वो साफ तौर पर कीमत से परेशान है। हीरो एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये दिखाते हुए कि ये चीज उसे सूट करती है और वो इसे फायदेमंद समझता है। ऑक्शनर मौजूदा बोली को कंफर्म करती है और किसी भी ज्यादा कीमत के लिए कमरे को देखती है। पास में बादशाह अपने बगल में बैठे किसी से यूं ही बात करती है और जेड पेंडेंट को आम और उसकी तय कीमत से बहुत कम समझती है। उसकी साथी भी यही सोच रखती है और नुकसान का कारण जवानी की जल्दबाजी बताती है।
जियांग ली की सेक्रेटरी धीरे से पूछती है कि क्या उन्हें दखल देना चाहिए, लेकिन जियांग ली बेपरवाह रहता है। उसका ध्यान सिर्फ ऑक्शन की आखिरी चीज पर टिका होता है, जिससे हीरो किसी ऐसी चीज पर ध्यान खींच लेता है जिसे वो मामूली समझता है। ऑक्शनर हथौड़ा नीचे गिराती है और डील पक्की करती है। हीरो तुरंत डिलीवरी की रिक्वेस्ट करता है और स्टाफ तुरंत मान जाता है। एक सर्विस अटेंडेंट उसके पास आती है और उसे जेड पेंडेंट थमा देता है। वो उसे बॉक्स से निकालने से पहले थोड़ी देर देखता है और हाथ में पेंडेंट लिए किसी की तरफ जाता है। कोई बेचैन दिखता है। उसे लगता है कि शायद ये काम बहुत ज्यादा दिख रहा है, जिस पर हीरो आराम से रहता है। पैसे को दूसरी चीज समझता है और उस पल को ये अहमियत देता है। अचानक सिस्टम से इनाम का नोटिफिकेशन आता है, जिससे वो चौंक जाता है। अचानक आया पॉपअप उसे चौंका देता है और वो सोचता है कि पहले नोटिफिकेशन न मिलने की वजह से उसे लगा था कि उसके काम काफी ज्यादा नहीं थे। गाओ वेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अब अपने गले में मौजूद पेंडेंट को देखती है। वो हीरो को प्यार से देखती रहती है। वहीं नीलामी अगले कलेक्शन के लिए आगे बढ़ती है और हीरो तुरंत बोली लगाने में शामिल हो जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट की कीमत को बड़े बड़े हिस्सों में बढ़ाता है, जिस पर जेम्स पहले तो मुस्कुरा कर देखता है, लेकिन जैसे जैसे नंबर तेजी से बढ़ते हैं उसका संयम टूटने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और उसका टेंशन दिखने लगती है। उसकी सेक्रेटरी हैरानी से देखती है कि हालात कैसे बदल रहे हैं। अपने ख्यालों में वो बोली के पैमाने और मामूली खर्च के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। इस बीच जियांग ली हीरो की तरफ मुड़ता है, जो हल्के से हाथ हिलाकर उसे पहचानता है। जियांग ली के विचार अशांत हो जाते हैं और बैकग्राउंड चेक के अनुसार हीरो के पास इतनी फाइनेंशियल पावर नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट सही थी तो इस खर्च का मतलब सिर्फ ये हो सकता था कि हीरो खुद को लिमिट तक धकेल रहा था। उसे चुनौती देने के लिए सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। ऑक्शनर शाम की आखिरी चीज की घोषणा करती है, एक ऐसी चीज जिसका वहां मौजूद सभी लोगों को लंबे समय से इंतजार था। उस पर से ढका कपड़ा हटा दिया जाता है, जिससे वाई हुआंग वोंग नाम की एक बुद्ध की सोने की मूर्ति सामने आती है, जिसकी शुरुआती कीमत 100 मिलियन युआन रखी गई है। वहीं जेम्स शांत कॉन्फिडेंस के साथ खुलासा देखता है। वो जानता है कि उसके एसेट्स की पहले ही जांच हो चुकी है, लेकिन सिस्टम से मिले फंड्स का किसी भी अकाउंट या रिकॉर्ड में कोई निशान नहीं है। उसके लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन अभी भी सामने आ रही है और गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑक्शनर शांति से ऑडियंस को आखिरी आइटम की शुरुआत के बारे में बताती है, ये बताते हुए कि ये टैंग डायनेस्टी के समय का है, वेस्टर्न रीजन से आया है और कभी एक ब्रिटिश कलेक्टर के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा था। इंट्रोडक्शन पूरा होने के साथ बिडिंग ऑफिशियली शुरू होती है। बादशाह सबसे पहले कीमत बढ़ाती है। उसके थोड़ी देर बाद यूमी फुजा बोली को और ऊपर ले जाती है। ऑक्शनर नई रकम को मानती है और थोड़ी देर रुकती है ताकि जगह रिस्पॉन्ड कर सके। वहीं गाओ वेन हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, जेम्स क्या हम बोली नहीं लगाएंगे? जिस पर जेम्स कहता है, ये इशारा करते हुए कि ऐसे रेयर मौकों का बिना रोक टोक के मजा लेना चाहिए। पास में जियांग ली की सेक्रेटरी ध्यान से देख रही है। उसके नजरिए से जेम्स की चुप्पी बताती है कि उसके फंड्स आखिरकार खत्म हो रहे होंगे। वो चुपचाप अपने एम्प्लॉयर के साथ अग्रेसिवली कम्पीट करने के बजाय अपने रिसोर्सेज को पहले कंजर्व न करने का अफसोस करती है। उसी पल जेम्स अपना फोन निकालता है और एक मैसेज भेजता है। जब सेक्रेटरी को वो मैसेज मिलता है तो उसके चेहरे पर तुरंत उदासी छा जाती है। मैसेज में हीरो के कमरे में पहले ली गई एक फोटो होती है। उसे देखकर मोरोंग का गुस्सा साफ दिखता है। उसके ख्यालों में निराशा उमड़ती है। उसे यकीन दिलाया गया था कि वो इमेज चली गई है और ये एहसास कि वो अभी भी मौजूद है, ये उसे गुस्से और खुद पर तरस खाने से भर देता है। हीरो उसका रिएक्शन देखकर अंदर ही अंदर सोचता है कि इमोशनल प्रेशर कैसे पछतावे को बढ़ाता है और ऐसे रिएक्शंस भविष्य में कैसे काम आ सकते हैं। वो हल्के मजे के साथ देखता है कि स्ट्रेस में वो कितनी लगातार प्रोडक्टिव लगती है। एक पल बाद उसकी इमोशनल हालत फिर से बदल जाती है। उसके पछतावे में 5 पॉइंट कम हो जाते हैं, जिसे देखकर जेम्स हैरान रह जाता है। वो अचानक हुए बदलाव से कंफ्यूज होकर रुक जाता है। सेक्रेटरी अपना फोन कसकर पकड़ लेती है और उसके विचार घूमने लगते हैं। वो इमेज पर ध्यान देती है, अपने पिछले फैसलों के लिए खुद को कोसती है और चाहती है कि काश उसने कुछ अलग किया होता। गुस्से और शर्मिंदगी के बीच के टकराव से उसका पहले का पछतावा गहरा होने के बजाय घटता बढ़ता रहता है। दूर से देखने पर जेम्स को एहसास होता है कि पछतावा कोई फिक्स्ड हालत नहीं है। कुछ खास हालात में ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे हैंडल किया जाता है। ये बढ़ या घट सकता है। ये एहसास उसे थोड़ा नाखुश करता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एक गलती ने पहले ही इसका असर कम कर दिया है। एक के बाद एक कई इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं। हीरो पछतावे के अनियमित उतार चढ़ाव को नोटिस करता है, ये देखते हुए कि सेक्रेटरी की इमोशनल हालत कितनी अस्थिर हो गई है। एक हाथ से अपना सिर पकड़े हुए वो सोचता है कि कैसे एक ही तस्वीर उसके विचारों को कई दिशाओं में घुमाने के लिए काफी है, जिससे वो उसके दिमाग में चल रही उथल पुथल से हैरान रह जाता है। नीलामी करने वाली हथौड़ा मारते हुए मौजूदा कीमत बताती है और हॉल में किसी भी ऊंची बोली के लिए देखती है। वहीं जियांग ली शांति से स्थिति को देखता है। उसे यकीन है कि हीरो की हिचकिचाहट डर का संकेत है। उसके हिसाब से पहले दिखाया गया कॉन्फिडेंस सिर्फ एक दिखावा था। किसी दूसरे बोली लगाने वाले को आगे बढ़ने देना बेहतर लगता है, क्योंकि आखिरी नतीजे के लिए रिसोर्स बचाना ज्यादा खर्च करने के बजाय ताकत से जीतने के उसके असली प्लान से बेहतर मेल खाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो फिर से बोली बढ़ा देता है, जिस पर जेम्स तुरंत जवाब देता है, बिना किसी हिचकिचाहट के इनाम को और बढ़ा देता है। जियांग ली सीधे चैलेंज से परेशान होकर अपना पूरा ध्यान उसकी ओर लगाता है।
हीरो के नजरिए से रिएक्शन की उम्मीद थी। वो चुपचाप अपने विरोधी से जारी रखने के लिए कहता है, इस बातचीत को दबाव में अपनी बहादुरी दिखाने के मौके के तौर पर देखता है। नीलामी करने वाली नई कीमत बताती है और रुक जाती है ताकि कमरे में मौजूद लोगों को जवाब देने का समय मिल सके। जैसे जैसे चुप्पी बढ़ती है, एडवर्ड को जियांग ली की सेक्रेटरी के पिछले दबाव और डराने धमकाने की याद आती है। यादें उसे और मजबूत कर देती हैं और कुछ देर अंदर ही अंदर जूझने के बाद वो एक बार फिर बोली बढ़ाने का फैसला करता है, ये मानते हुए कि नुकसान तो होना ही था। जिस पर हीरो हल्के में रिएक्ट करता है, बिना किसी चिंता के बदलाव को मान लेता है। लेकिन जियांग ली का गुस्सा बढ़ता जाता है। कमरे को देखते हुए उसे यकीन हो जाता है कि असर और नंबर उसके साथ हैं। उसका ध्यान तेज होता है और चिड़चिड़ाहट बढ़ती जाती है क्योंकि वो और कड़े कदम उठाने का इशारा करता है। इरादे में बदलाव से सेक्रेटरी थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है। उसके विचार डर, नाराजगी और पिछली घटनाओं की शर्मिंदगी के बीच झूल रहे हैं। इसके बावजूद वो खुद को यकीन दिलाती है कि हीरो के पास असली सपोर्ट नहीं है और वो जरूर गिरेगा। उसका ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाता है और बेमतलब की बातों में उलझ जाता है, जब तक कि जियांग लीन को उसका ध्यान भटकता हुआ महसूस नहीं होता। उसका सब्र जवाब दे देता है और उसका गुस्सा एक साफ और खतरनाक हुक्म में बदल जाता है। सेक्रेटरी उसके इरादे की गंभीरता से हिलकर सख्त हो जाती है और अंदर ही अंदर शक उभरता है क्योंकि वो सोचती है कि अगर उसे और जोर दिया जाए तो क्या वो सच में ऐसा कर पाएगी। ऑक्शनर मौजूदा बोली की फिर से घोषणा करती है और कोई और ऊंची बोली मांगता है। हीरो एक बार फिर अपना हाथ उठाता है। सिर्फ इस हरकत से ही जियांग को साफ तौर पर तनाव महसूस होता है। जियांग ली को पसीना आ जाता है जब उसे एहसास होता है कि बोली अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही बोली लगाने का टूल हिलता है, हीरो उकसाने के लिए एक आम बात कहता है और तनाव को मामूली समझता है। जियांग ली इसे मजाक समझता है, फिर भी इस यकीन पर अड़ा रहता है कि हीरो के रिसोर्स लगभग खत्म हो गए होंगे। नीलामी करने वाली पूरी तैयारी के साथ राउंड खत्म करने की तैयारी करती है, जिस पर जियांग ली थोड़ा आराम करता है। उसे यकीन है कि नतीजा पक्का है। हालांकि हीरो हल्का सा मुस्कुराता है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो बोली को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं ये सुनकर पूरा हॉल तुरंत रिएक्ट करता है। जियांग ली हैरानी में मुड़ता है। वो उस नंबर को उन बैकग्राउंड रिपोर्ट से मिला नहीं पाता जिन पर उसे भरोसा था। अचानक हुई बढ़ोतरी उसे हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है जिसके बारे में उसे लगता था कि वो जानता है, जिससे तुरंत वेरिफिकेशन की मांग होती है। हीरो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बैठा रहता है। वो अपना ध्यान जियांग ली की ओर करता है और थोड़ी देर मुस्कुराता है। बढ़ते तनाव की कोई चिंता नहीं दिखाता, जिस पर जियांग ली तेजी से रिएक्ट करता है और बेचैनी से उसकी ओर मुड़ता है और बोली की सच्चाई पर सवाल उठाते ही उसका धैर्य टूटने लगता है। उसके चेहरे पर शक साफ झलकता है। दबाव बढ़ने पर पसीना आने लगता है, जिससे उसके अधिकार के नीचे की बेचैनी साफ दिखती है, जिस पर नीलामी करने वाली तुरंत दखल देती है। किसी भी तरह के गलत काम के शक को पूरी तरह से खारिज करती है और नीलामी घर की ईमानदारी को पक्का करती है, जिस पर जियांग ली मामले को शांत नहीं होने देता है। उसकी जिद और सख्त होती जाती है। वो फंड वेरिफिकेशन के मुद्दे को ऐसे आगे बढ़ाता है जैसे वो स्थिति को फिर से कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा हो, जिस पर जेम्स बिना रोक टोक के जवाब देता है। उसकी चिड़चिड़ाहट सामने आती है जब वो जियांग ली को चुनौती देता है कि वो दूसरों पर शक करने से पहले खुद इनाम का सामना करे। वहीं ये सुनकर जियांग ली अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसका गुस्सा बढ़ता जाता है और उसके विचार घूमते रहते हैं। बिना किसी खास सपोर्ट वाले किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती दिए जाने से सीधे उसकी शान पर चोट लगती है। इस स्थिति को बिना रोक टोक के जारी रहने देने से इंडस्ट्री में उसकी साख को नुकसान पहुंचेगा। उसकी ठंडी नजर हीरो पर टिकी रहती है, जो अडेग और तेज है। हीरो शांति से इस मुद्दे पर जोर देता है, ये बताते हुए कि हिचकिचाहट का नतीजा ये होगा कि नीलामी उसके बिना ही आगे बढ़ेगी। जिस पर जियांग ली मुस्कुराता है और मन ही मन उस चीज की कीमत का हिसाब लगाता है। उसकी कीमत पर भरोसा होने के कारण वो तय करता है कि अभी की कीमत पर भी ये चीज फायदेमंद रहेगी। वो बोली थोड़ी बढ़ा देता है। नीलामी करने वाला नई रकम बताता है, लेकिन इससे पहले कि प्रोसेस आगे बढ़े, जियांग ली फिर से बीच में टोक देता है और तुरंत वेरिफिकेशन की मांग करता है और बोली से ध्यान हटाने की कोशिश करता है। जेम्स बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है और पैसे का मामला निपटाने के लिए सीधी शर्त का प्रस्ताव रखता है, जिससे दबाव वापस जियांग पर आ जाता है। जिस पर जियांग ली आसानी से जवाब देता है और बाहर से उकसावे को नजरअंदाज कर देता है। हालांकि उसे शक होने लगता है, लेकिन हीरो बिना घबराए रहता है और कीमत बढ़ाने का अपना इरादा दिखाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि हिचकिचाहट उसके विरोधी के खिलाफ ही काम करेगी। मजबूर होकर जियांग ली शर्त लगाने के लिए मान जाता है, लेकिन साफ हिस्सेदारी मांगता है, जिस पर जेम्स उसे साफ साफ बताता है और अगर वो फेल होता है तो खुद को पूरी तरह से जोखिम में डालेगा। उसके व्यवहार में शांत और पक्कापन जियांग ली को परेशान करता है। भले ही लॉजिक उसे कुछ और ही कह रहा हो, उसे शक हो रहा है। 300 मिलियन कोई मामूली रकम नहीं है और ऐसी बोली लगाने वाले किसी व्यक्ति से मिलने की संभावना कम होनी चाहिए। फिर भी उसके सामने जो हालात बन रहे हैं वे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हीरो लंबी देरी की ओर इशारा करके बातचीत खत्म करता है और जियांग ली पर पड़ रहे दबाव को हल्के से दिखाता है, क्योंकि पूरे कमरे का ध्यान उसी पर टिका हुआ है। जिस पर जियांग ली का गुस्सा खुलकर सामने आता है जब वो हीरो पर ध्यान देता है। उसकी दुश्मनी अब छिपी नहीं रहती है। वहीं जेम्स शांत और कॉन्फिडेंट रहता है और जियांग ली की चुप्पी को सहमति समझता है और बिना किसी हिचकिचाहट के मामले को आगे बढ़ाता है। जियांग ली ठंडी नजरों से जवाब देता है और साफ तौर पर यह देखने पर कि हीरो सच में 300 मिलियन ला सकता है या नहीं।
हीरो शांति से ऑक्शन स्टाफ की ओर मुड़ता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसका पेमेंट एक कोड स्कैन के जरिए प्रोसेस किया जाए। ये रिक्वेस्ट कुछ देर के लिए अनाउंसर को चौंका देती है, क्योंकि ऐसी सेटिंग में ये तरीका अजीब है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कंफर्मेशन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करती है। वहीं जियांग ली मजाक उड़ाते हुए रिएक्ट करते हैं। उन्हें साफ यकीन है कि पेमेंट की कोशिश फेल हो जाएगी और वे इसे एक बहाना मान रहे हैं जो होने वाला है। हीरो भी बराबर जवाब देता है और जियांग ली के अंदाजों को खारिज करता है और उनकी छोटी सोच की ओर इशारा करता है। उन्हें अपने ऊपर किए जा रहे शक की कोई परवाह नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन मिलने के बाद अनाउंसर ऑडियंस को भरोसा दिलाती है कि फंड्स को ठीक से हैंडल किया जाएगा और कोड स्कैन करने के लिए आगे बढ़ रही है। वहीं ट्रांजैक्शन तुरंत पूरा हो जाता है, जिससे 300 मिलियन मिलने की पुष्टि होती है। वहीं ये देखकर हॉल में शौक फैल जाता है और जियांग ली जम जाता है। उनके चेहरे पर यकीन नहीं होता और मौजूद लोगों के बीच बड़बड़ाहट बढ़ती है। कंट्रोल खोकर जियांग ली जबरदस्ती स्कैनिंग डिवाइस ले लेते हैं और घबराहट में उसे चेक करता है। अनाउंसर दर्द में रिएक्ट करती है, उसके बर्ताव से साफ तौर पर घबरा जाती है। जियांग ली गुस्से में ऑक्शन हाउस पर मिली भगत का इल्जाम लगाते हैं और जोर देते हैं कि ऐसा ट्रांसफर नामुमकिन है। उनका गुस्सा इनकार में बदल जाता है, जिस पर जेम्स शांत रहता है और ये नतीजा निकालता है कि जियांग ली सिर्फ बहाने बना रहा है और शर्त हार चुका है। अनाउंसर जोर देकर बीच बचाव करती है और पेमेंट मशीन को वापस करने की मांग करती है और अगर दिक्कत जारी रही तो नतीजे भुगतने की चेतावनी देती है, जिस पर जियांग ली घमंड से जवाब देता है और इंडस्ट्री में अपने रुतबे का हवाला देता है और कहता है कि उसकी बैकग्राउंड जांच गलत नहीं हो सकती। अनाउंसर इस पक्की बात का जवाब देती है कि फंड्स पहले ही पूरी पब्लिक गवाह के सामने ट्रस्ट में रखे जा चुके हैं, जिस पर जियांग ली सच्चाई मानने से इनकार कर देता है और एक बार फिर ऑक्शन हाउस पर मिली भगत का आरोप लगाता है। इस पॉइंट पर अनाउंसर का रवैया बदल जाता है। वो मेटल के फिंगर गार्ड दिखाती हैं, ये दिखाते हुए कि उसका सब्र खत्म हो गया है। वो कहती है कि पहले उसकी बार बार की दिक्कतों को सिर्फ सबूतों की कमी की वजह से बर्दाश्त किया जाता था, ये बर्दाश्त अब नहीं होता। जिस पर जियांग ली चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी सेक्रेटरी अब मौजूद नहीं है, जिससे वो अकेला पड़ गया है। अनाउंसर सीधे उसके सामने खड़ा होती है, ये कहते हुए कि शर्त तय हो गई है और अब उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। वो साफ करती है कि मना करने से नतीजा और खराब होगा। इंडस्ट्री में अपने असर और कनेक्शन पर जोर देते हुए वो अपनी उंगलियों पर मटल गार्ड कसती है, ये कहते हुए कि जियांग ली का माना हुआ रुतबा उसके यकीन से कहीं कम है और उसका उसे न पहचान पाना ये साबित करता है। वो उसे घूरती रहती है और ये पूछते हुए कि क्या किसी ने उसे कभी उसकी असली पहचान बताई थी। पूरे कमरे में पहचान हो जाती है। बादशाह सबसे पहले रिएक्ट करती है और चौंक जाती है जब वो अनाउंसर को उसके साफ निशानों और रेपुटेशन से पहचान लेती है। वो कहती है कि ये तो लुआ है, जाकि ऑक्शन की दुनिया की जानी मानी अथॉरिटी ने खुद को सामने ला दिया है। बादशाह सबसे पहले रिएक्ट करती है। जैसे ही उसे एहसास होता है, डर उसके चेहरे पर छा जाता है और वो अचानक उठ जाती है। अनाउंसर को उसकी खास मौजूदगी और नाम से पहचानती है। लुआ का नाम पूरे हॉल में फैल जाता है। वहीं जियांग ली को यह मानने में मुश्किल होती है और वो हैरान रह जाता है। उसका यकीन खत्म हो जाता है। वो अपने सामने की सच्चाई पर सवाल उठाता है। लूजा बिना कुछ कहे जवाब देती है। उसका हाथ धीरे धीरे कसता है और वो जियांग ली को ठंडी बिना हिले डुले घूरती है। अगले ही पल वो दूरी कम कर देती है और अचानक हुई इस हरकत से जियांग ली जम जाता है। वो रिएक्ट नहीं कर पाता है और एक मुक्का साफ और जोरदार तरीके से उसे लगता है, जिसकी वजह से जियांग ली जोर से जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर जमीन पर फिसलता है और फिर रुक जाता है। वो वहीं रहता है, मुश्किल से होश में, उठ नहीं पाता है। लुआ अपना हाथ नीचे करती है और शांति से इशारा करती है कि नीलामी आगे बढ़ सकती है। उसके कहने पर गार्ड तुरंत अंदर आते हैं। वे जिम्मेदार लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें हॉल से घसीटते हुए ले जाते हैं। उन्हें पूरी तरह से जगह से हटा देते हैं और अब लुआ बिना रुके स्टेज पर लौट आती है। वो नीलामी का हथौड़ा हाथ में लेती है। उसका एक्सप्रेशन स्थिर और अलग रहता है और वो कमरे को देखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो हथौड़ा नीचे लाती है और नतीजा फाइनल करती है। नीलामी जेम्स के विनर बनने के साथ खत्म होती है। उसे सीधे स्वीकार करते हुए लुआ ऑफिशियली नतीजे को मानती है, जिस पर जेम्स अपनी सीट से उठता है और आर्टिफैक्ट पर दावा करने के बजाय वो रिक्वेस्ट करता है कि वो चीज उसके नाम पर नेशनल म्यूजियम को दान कर दी जाए और खुद उस पर कब्जा न करने का फैसला करता है। इस फैसले से लुआ को भी साफ हैरानी होती है। वहीं हीरो शांत और पक्का रहता है, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने इरादे को कंफर्म करता है। जैसे ही इवेंट खत्म होता है, जेम्स चुपचाप सोचता है। इसमें शामिल बहुत बड़ी रकम के बावजूद वो बिना किसी पछतावे के नतीजे को देखता है। उसके ख्यालों में उस पल की खुशी के मुकाबले पैसे का नुकसान मामूली लगता है। हल्की सांस छोड़ते हुए वो आसानी से नतीजे को मान लेता है। उसे यकीन है कि कुछ चीजों की कीमत पैसे से ज्यादा होती है। एक आरामदायक मुस्कान के साथ जेम्स चुपचाप उस चीज पर रिएक्ट करता है जिसे सिर्फ वही महसूस करता है। वहीं गाओवेन उसके एक्सप्रेशन में बदलाव देखती है और कंफ्यूजन में उसे देखती है। वो समझ नहीं पाती कि वो किससे बात कर रहा है। हीरो इसे आसानी से नजरअंदाज कर देता है और उन्हें साथ में जाने का इशारा करता है। वो हल्के से उसके हाथ पर हल्के से थपथपाता है, लगभग मजाकिया अंदाज में। वहीं गाओवेन शर्माते हुए जवाब देती है और उसके पीछे चलते हुए उसका चेहरा गर्म हो जाता है। सीन हीरो के घर पर शिफ्ट हो जाता है, जो चेरी ब्लॉसम के पेड़ों से घिरा एक बड़ा सा घर है। माहौल शांत और अच्छा है। वो अपने बेडरूम में आता है और दरवाजे पर थोड़ी देर रुकता है,
थकान से पहले उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वो बिस्तर पर गिर जाता है और आंखें बंद करके वहीं पड़ा रहता है, खामोशी छाने देता है। एक पल बाद अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो अपना फोन निकालता है और एक जाना पहचाना कॉन्टैक्ट चेक करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। वो लगातार खामोशी से हैरान होकर चुपचाप स्क्रीन को देखता है। एक दस्तक से उसका ध्यान टूट जाता है। मुरोंग फोंगवा नौकरानी के कपड़े पहने दूध का गिलास लेकर कमरे में आती है। उसकी मौजूदगी से तुरंत माहौल बदल जाता है। हीरो उसे वहां देखकर साफ हैरानी से रिएक्ट करता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से जवाब दे पाता, वो गिलास एक तरफ रख देती है और एक मुड़ा हुआ पंखा निकालती है और आगे बढ़ती है। एक पैर बिस्तर पर रखकर वो पंखे को उसकी ठुड्डी के नीचे दबा देती है। उसका हाव भाव तीखा और टकराव वाला था। इल्जाम सिर्फ उसके कामों से ही साफ है। वो अपनी पिछली जगह के गिरने और उसके बाद हुए नतीजों के लिए उसे दोषी ठहराती है, जिस पर जेम्स शांति से अपने पहले जाने के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि वो कुछ और कह पाता, उससे पहले ही वो गायब हो गई थी। इससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसका रवैया कड़ा हो जाता है। उसका इरादा साफ दिखता है। पीछे हटने के बजाय जेम्स शांति से उसके कपड़ों और आसपास को देखता है और कहता है कि वो एस्टेट में हेडमेड के तौर पर ही रहे। उसका लहजा शांत रहता है, लगभग बिजनेस जैसा। इस जवाब से मुरोंग का गुस्सा भड़क जाता है। उसके एक्सप्रेशन में बेइज्जती साफ दिखती है। हीरो का रवैया थोड़ा बदलता है और मजबूत होता जाता है। वो साफ करता है कि ये इंतजाम बेइज्जती नहीं बल्कि एक मौका है, जिसका मतलब है कि उसकी अभी की हालत और भी बुरी हो सकती थी। उसकी दुश्मनी फिर से बढ़ जाती है। उसका इरादा खुलेआम हिंसक हो जाता है। हीरो बिना आवाज उठाए जवाब देता है। उसके फैसले पर एक टाइम लिमिट लगाता है। आखिर में हिचकिचाहट होती है। वो अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेती है, हालात से जूझती है। वो पास आता है और उसकी कमर पर हाथ रखता है। एक ट्रायल पीरियड, टेम्परेरी सर्विस, बेसिक प्रोविजन और कोई मुआवजा नहीं मिलने की शर्तों को बताते हुए एक जैसी बातें करता है। वहीं ये सुनकर मुरोंग का रिएक्शन तुरंत और गुस्से वाला होता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह से बाहर आ जाती है। बिना हिले डुले हीरो अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करता है और शांति से अपनी आखिरी बात कहता है, ये साफ करते हुए कि नतीजा चाहे जो भी हो, अब उसकी किस्मत उसके साथ जुड़ी हुई है। कमरा शांत हो जाता है। आखिरकार मुरोंग फोंगवा पर भावनाओं का एक सैलाब छा जाता है। जब वो उन्हें पोंछती है तो उसके चेहरे पर आंसू बह निकलते हैं। आखिरकार उसका संयम टूट जाता है। उसका रिएक्शन देखकर जेम्स चुपचाप हालात के बारे में सोचता है। उसे राहत मिलती है, साथ ही ये भी लगता है कि नतीजा और भी बुरा हो सकता था। उसके हिसाब से ये एक अनचाहा लेकिन अच्छी बात थी। खुद को शांत करने के बाद मुरोंग उसके लिए गिलास दूध लाती है। उसका एक्सप्रेशन काफी नरम हो गया है। हीरो बिना कोई कमेंट किए उसे मान लेता है। वो उसे पहली मंजिल पर टेबल और कुर्सियां साफ करने के लिए कहता है और हमेशा की तरह साफ सफाई बनाए रखता है। इस रिक्वेस्ट से उसका गुस्सा तुरंत भड़क जाता है। उसका गुस्सा साफ दिखता है क्योंकि वो तेजी से रिएक्ट करती है, साफ तौर पर इस काम से बेइज्जत महसूस करती है। बिना परेशान हुए जेम्स दूध खत्म करता है और मजबूती से जवाब देता है, ये साफ करते हुए कि सफाई करना उसके काम का हिस्सा है और विरोध करने से उसकी जगह सिर्फ खतरे में पड़ेगी। गुस्से में मुरोंग खाली गिलास छीन लेती है और कमरे से बाहर चली जाती है। हीरो उसे जाते हुए देखता है। उसके आने का नतीजा देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि भले ही उसके तरीके कठोर लगे, लेकिन असल में वे असरदार हैं। उसका ध्यान वापस अपने फोन पर जाता है। वो उसे फिर से चेक करता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। जैसे जैसे चुप्पी बढ़ती है, धीरे धीरे चिड़चिड़ाहट बढ़ती जाती है। आखिर जेम्स गुस्से में और इस बारे में और सोचने को तैयार नहीं था। वो फोन एक तरफ फेंक देता है और आराम करने का फैसला करता है और दिन वहीं खत्म करता है।